साथियों नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का विषय है वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण आधारित टिकाऊ कृषि। जैसा कि जानते हैं हम, जल है तो कल है। वर्तमान समय को देखते हुए जहां पर जगह जगह पर जल की कमी देखी जा रही है, अनियमित वर्षा किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। घटते भूजल स्तर परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो कैसे इससे लड़ा जा सकता है, सामना किया जा सकता है, इससे निजात पाई जा सकती है, आज इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। जिस पर बात करने के लिए पैनलिस्ट के रूप में आज हमारे साथ हैं विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर R.K. सिंह सर, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल में, और सफल किसान के रूप में आज हमारे साथ हैं वर्षा व्यास जी। आप सिलवानी जिला रायसेन से हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यह कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम है। आप विषय संबंधी प्रश्नों को आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर फ़ोन करके हमारे पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं और अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जहां बात कर रहे हैं हम वर्षा जल संचयन की, तो यह वर्षा जल संचयन क्या है और वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता क्यों बढ़ गई है, इसके विषय में आप हमें बताएं। मैं बताना चाहूँगा कि वर्षा जल संचयन उसको कहते हैं जी, जो हमें वर्षा से जल प्राप्त होता है जी उसको बहकर नहीं जाने दिया जाए जी, और उसको किसी भी रूप में इकट्ठा करके अपने खेती के पास या पौधे के पास जी, या किसी स्ट्रक्चर में उसको संग्रहित करके, जी, ताकि हमारा वो वर्षा जल जो है जी, पौधे के विकास में, उसकी वृद्धि में, बाद में भी काम में आ सके। जी, और आज के समय में इसकी उपयोगिता इसलिए भी बढ़ गई है जी, कि जैसे आप सभी को पता है कि हमारे भारतवर्ष में जी, वर्षा की मात्रा स्थान के अनुसार बदलती रहती है। जी, और जब हमें बारिश चाहिए होती है तब शायद नहीं हो, जी, जब नहीं चाहिए होती है तब होती है। जी, तो मतलब पूरी तरह से ये स्पेशियल और टेम्पोरल इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा अनियमित है। और उस वे में आप देख रहे हैं जैसे कि फ्लड का सिचुएशन, और कहीं कहीं यहाँ पे फ्लड का सिचुएशन आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और कहीं कहीं हमें सूखा देखने को भी मिल रहा है। जी, तो कहीं ये तालाब जैसे बनाया गया है। ये वर्षा जल संचयन का एक प्रमुख अवयव है जी, और जिसमें कि हम इससे जो है बाद में प्रतिरक्षात्मक सिंचाई प्रणाली में यूज कर सकते हैं। जी, और सिर्फ सिंचाई प्रणाली में यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें हम चाहें तो डकरी और फिशरीज का भी उपयोग करके हम उसकी अपनी किसानों की आमदनी में जी वृद्धि कर सकते हैं। जी सर, वर्षा जल संचयन जो आपने समझाया इतने ही अच्छे शब्दों में, तो सर कृषि में इसका क्या महत्व है और किसानों को कैसे इसका सीधा लाभ प्राप्त हो सकता है, इस विषय में हम जानना चाहेंगे। कृषि में इसका महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो कृषि है अभी भी मानसून आधारित कृषि है जी, और हमारे देश में जितनी वर्षा होती है उसका 85 से 90% भाग जी, इसी मानसूनी महीने में, जो कि जून से लेकर सितंबर तक केंद्रित होता है, जी, हमें प्राप्त होता है। जी, लेकिन हमारी स्थितियां सब जगह एक जैसी नहीं हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम उस जो पानी बरसा जी, उसको जब हम संरक्षित नहीं करते हैं जी, और बाद में जैसे मान लीजिए हमें रबी की फसल भी लेनी होती जी, है जी, जी, या और हमें वेजिटेबल्स भी लेने होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पानी की कमी हो जाती है। जी, तो वर्षा जल संचयन का इस मामले में प्रमुखता है जी, कि या तो हम कहीं पे उसको कोई स्ट्रक्चर बना के उसको संग्रहित करें, जी, या फिर कुछ ऐसी प्रणाली विकसित करें जिससे कि खेत का पानी हमारे खेत में ही रह जाए। जी, तो उसके लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जी, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि हमारी जी, जमीन जी, जो जी, है जी, जी। जहाँ तक सर समतल हो टेक्निक सके। के बारे में सर हम इसके बाद जुड़ते हैं, जैसा आपने अभी बताया कि किस प्रकार से संचयन किसान कर सकते हैं। हमारे साथ जो किसान हैं, सफल किसान के रूप में आज वर्षा व्यास जी हैं। तो वर्षा जी, हम जानना चाहेंगे कि आप कब से खेती कर रहे हैं और जो वर्षा संचयन की बात हो रही है, इस क्षेत्र में आपने क्या कार्य किए हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, मैंने 2021 से किसानी शुरू की थी जी, और जब मैंने शुरू किया तब मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण करवाए थे और मछली पालन से शुरू किया था। जी, हमारे पास 5 एकड़ में तालाब हुआ करते थे। हम जितना भी हमारा बारिश का जल होता था वो तालाब में संग्रहित करते थे। उस जल को हम अपनी किसानी के लिए इस्तेमाल करते थे और हम अपने तालाबों को फ्रेश वाटर से भरते थे। जी, इससे हम अपने भूमि का जो जल ग्राउंड वाटर लेवल जो है हम उसको मेंटेन करते थे। जी, दूसरी बात,
जब हम इस पानी को यूज़ करते थे तब हमने ये देखा कि हमारा 80 फीट पे एक बोर हुआ करता था, जी। जिसमें पिछले 4-5 सालों से वाटर टेबल एकदम नीचे चला गया था। जी। तालाब खोदने की वजह से, जल संग्रहित करने की वजह से वो हमारा जो ट्यूबवेल था वो वापस जिंदा हो गया। बहुत। अर्थात हमको 2 संसाधन मिल गए थे सिंचाई के, जी। एक तो हमारा तालाब, दूसरा हमारा बोरवेल। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने ये एक प्रायोगिक अनुभव हमारे साथ साझा किया। जो कई किसान भाई यह परेशानी का सामना करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सीधा इसका उत्तर प्राप्त हुआ है कि कैसे वह इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। सर, आप हमें कुछ तकनीकों के बारे में बता रहे थे कि आज के वर्तमान समय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे किसान भाई किन तकनीकों के द्वारा जल संचयन, संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में आप हमें बताएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं बाराबंकी से, नंद स्वरूप मिश्रा जी। मिश्रा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। सर, मैं जानना ये चाहता हूँ, जो हमारा पर्यावरण है इसको शुद्ध रखने के लिए कितना जल, कितना जंगल, कितनी जमीन होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो बरसात का पानी आता है जो मेरे लिए अमृत है, मेरे जीवन के लिए, मेरी खेती के लिए, तो इसको हम संचय कैसे करें जो हम संचय कर सके। और दूसरी चीज, ऐसी कौन सी फसलें जो वर्षा आधारित है, टिकाऊ है, तो वो हम खेती करें, ज्यादा हम अपने नीचे का जल को कम इस्तेमाल करें, वर्षा जो जल होता है उसका इस्तेमाल करके हम खेती को जी 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 मिश्रा जी, आपका प्रश्न समझ गए सर। बताएं किस प्रकार से, जहां उन्होंने बात करी कि पर्यावरण में किस प्रकार से ज़मीन, पेड़ होने चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि वर्षा जल का संचयन कैसे करें, और कैसे, मतलब आप इसे बताना चाहिए। देखिए, जहाँ तक पर्यावरण, जल और ज़मीन की बात है जी तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जी इसको हम अलग तौर पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो जल एवं मृदा होता है, जिसको मिट्टी भी कहते हैं, जी ये एक किसान के लिए सबसे बड़ी संपदा होती है। जी और इसको हम अलग करके नहीं देख सकते। इसलिए नहीं देख सकते कि अगर मान लीजिए ज़्यादा बारिश होती है जी जी और आपने खेत में मेड़ नहीं बनाया है सही ढंग जी से, जी तो आपके खेत की मिट्टी का अपर्दन होगा, जी। जिसको कि इरोजन बोलते हैं। जी जी तो जी जब इरोजन होगा जी। तो जो मिट्टी की जो सबसे फर्टाइल लेयर होती है जी 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 वो बह के दूसरे के खेतों में चला जाएगा जी। या फिर नदी नालों में मिल जाएगा। जी तो उससे आपकी फर्टिलिटी घटती है। जी जैसे ही फर्टिलिटी घटती है तो आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी या जो जी। फसल उत्पादकता है उस जी, पे असर आता है। जी और पर्यावरण से इस रूप में संबंधित है कि जब तक हम वर्षा जल को सही ढंग से संग्रहित करके उसका सही उपयोग नहीं करेंगे जी, जी, तो जी, आपकी फसल की पैदावार या पेड़ की पैदावार जी। जो भी जैसे उसका सर ये तालाब establishment है। बताए गए हैं, जिस तरीके से ये कुंड बनाए गए हैं, तो इस प्रकार से जी। वर्षा जल का संचयन करना प्रभावी जी, हो ये सकता देखिए, है। राजस्थान का एक उदाहरण है, जी, 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 खादिन है, जी। जिसमें कि हम बारिश के दिनों में उसको रोकते हैं पानी को, जी और उसके डाउन स्ट्रीम साइड में जी जाने से उस समय रोकते हैं। जी। और जब बारिश का पानी रिसीड करता है जी। अक्टूबर नवंबर में, तो हम उसी खेत में फिर रबी की फसल की बुआई भी करते हैं। जी ये खादिन का उदाहरण था। जी तो जैसा मिश्रा जी का क्वेश्चन था तो उसी पे मैं फिर से आ रहा हूँ। जी जी तो जी मतलब इसमें अन्योन्याश्रय संबंध है। जी। और जहाँ तक आपने अपने खरीफ फसलों की बात करी है, तो वो जी, आप जी, अपने जी, क्षेत्र की स्थिति, उसकी मिट्टी, उसकी जलवायु के अनुसार, और जैसे आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में जी आपकी खरीफ फसलों में धान, मक्का, मक्का। और भी अब मध्य प्रदेश की बात करें तो सोयाबीन का भी नाम आता है। जी, ये सब प्रमुख फसलें हैं जिसको कि आप ले सकते हैं। और आप चूंकि यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में तो धान और मक्का की खेती होती ही है। जी। और रबी में आप फिर उसी रेसिडुअल मॉइस्चर से, जिसको आज आप जी, जी, कंजर्व जी। कर रहे हैं, जी। तो आप उसकी सही समय पे बुआई कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक बात मानना होगा कि एग्रीकल्चर जी, किसी का वेट नहीं करता जी। है। उसमें अगर हम टाइमली ऑपरेशन करें जी, जी। तो हमारी उत्पादकता में इसे ही 20 से 25% बहुत बढ़िया सर, की वाकई आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से किसान भाई इसका कर सकते हैं। चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाएं, जुड़े रहिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर,
सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन सजीव फोन इन कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण आधारित टिकाऊ कृषि पर। हमारे साथ सफल किसान के रूप में वर्षा जी हैं। वर्षा जी, हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि किस प्रकार से आपने जल संचयन किया, कैसे उसका लाभ आपको प्राप्त हुआ, तो हम जानना चाहेंगे इन तकनीकों का उपयोग करके किस प्रकार से आपको लागत में कमी और उत्पादन में अधिकता या लाभ प्राप्त हुआ, इस विषय में आप हमें बताएं। जी, सबसे पहले तो हमारे पास जो फ़ोन उपलब्ध है, मुझे लगता है कि सारे किसान भाइयों का उसका उपयोग करना चाहिए। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी इसका हम पूरा अनुमान लगा सकते हैं और हमको फ़ोन से पता चल सकता है। सबसे पहली बात हमने करी कि हमने ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया। दूसरा, हम अभी भी पानी स्प्रिंकलर सिस्टम से देते हैं, जिससे हमारे पौधों की जड़ों तक पानी पहुँचता है। जी, जिसके बारे में बताया, जैसे हम अभी देख रहे हैं। जी, ये हमारे खेत हैं जहाँ पर आप तालाब देख सकते हैं, और तालाब की मेड़ें चूंकि बहुत बड़ी बन गई थी तो हमने उस पे सब्जी और अदरक लगाया था। जी जी जी। ये हमने मिश्रित खेती की थी अदरक और गेंदे की, जिससे गेंदा हमारे अदरक को किसी भी तरह के पेस्ट से बचा रहा था। जी जी। मल्चिंग करने से हम अपने खेतों की जो मॉइस्चर है वो मेंटेन कर सकते हैं। जी जी। उसके बाद हम अपनी बूंद बूंद सिंचाई से पानी का वेस्टेज रोक सकते हैं। जी। चूंकि हमारे तालाबों का पानी नाइट्रोजन रिच होता है तो हमको ऊपर से किसी भी तरह के फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम उस पानी से ही अपने पौधों का जो फलों का साइज है वो देखते थे कि बहुत सुंदर और बहुत अच्छा आता है। उसके लिए आपको अतिरिक्त किसी रसायन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। बहुत बढ़िया। तो जैसे हम देख रहे हैं स्क्रीन पर जिस प्रकार से ये तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन तकनीकों से मैंने ये सीखा है कि हमको अपनी लागत कम करनी पड़ेगी, तभी हमारी जो किसानी है वो फायदेमंद होगी। अगर हम सिर्फ अपनी लागत बढ़ाते जाएंगे तो किसान हमेशा ही नुकसान में रहेगा। जैसा इस बार प्रेडिक्ट किया गया था कि अल नीनो आने वाला है और बारिश थोड़ी कम ही होगी, तो इस बार हमने दलहनी फसलों का उपयोग किया। जैसे अरहर, उड़द हमने इस सीजन में लगाई, फिर हमने हल्दी लगाई और हमने सोयाबीन की वो वैरायटी लगाई जिसमें कम पानी लगता है। जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई अगर जागरूक रहेंगे तो कैसे वह किसी भी मुसीबत या किसी भी परेशानी का बहुत ही सहजतापूर्वक सामना कर सकते हैं। जहाँ आपने बताया आज हर हाथ में फ़ोन है, उस फ़ोन का अगर सदुपयोग किया जाए तो किस प्रकार से आप परेशानियों से जीत सकते हैं। सर, हम यहाँ जानना चाहेंगे सिंह सर कि जैसा आप बता रहे थे कि जल संरक्षण के बारे में, तो इसमें कौन कौन सी संरचनाएँ हैं जिनका उपयोग कर किसान भाइयों को सहायता मिल सकती है, उनको लाभ प्राप्त हो सकता है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि भूजल संरक्षण की संरचनाएं क्या क्या होंगी। देखिए, जब जल संरक्षण की बात करते हैं तो उसमें दो मेजर्स होते हैं, एक इन सीटू होता है और एक एक्स सीटू होता है। इन सीटू का मतलब होता है कि जैसे हम खेत में पानी गिरा या किसी स्थान पे पानी गिरा तो उसी जगह पे उसको स्थिर रखना। उसके लिए जैसे आप मल्चिंग कर सकते हैं उसके बचाने के लिए, मेरबंदी मैंने पहले बता ही दिया। और एक सीटू होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि लैंड मॉडिफिकेशन करके कि अगर मान लीजिए पानी यहाँ पे गिरा लेकिन हमें उस पानी की बाद में ज़रूरत है तो उसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है फार्म पॉन्ड। अब फार्म पॉन्ड हम किस पर्पज से बना रहे हैं? सिर्फ हमें खेती करनी है, मतलब फसल ही सिर्फ लेनी है, या उसका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कुछ उपयोग करना है, जैसे फिशरीज लेना है, या फिर हम बत्तख पालन भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम डायमेंशन उसका सिलेक्ट करते हैं। और मेरे पास कैचमेंट एरिया क्या है? कैचमेंट एरिया का मतलब यहाँ ये हुआ कि कितने क्षेत्र से पानी बहकर हमारे उस तालाब तक जा पाएगा। तो उसके ढंग से हम मॉडिफिकेशन करते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसे कि एक छोटा किसान जो है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है, तो वो चाहे तो 20 बाय 3 मीटर का जो हमारे, मैं अगला प्रश्न यहाँ जोड़ना ही चाह रहा था जो आप उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल बताएं सर। तो उसके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे और उसके पास कितनी जमीन है
तो उसमें 20 बाई 20 बाई 3 मीटर का जी। हम आराम से उसका कर सकते हैं। जी। गहराई 3 मीटर से ज़्यादा न करें। जी। हालांकि क्लेई सॉइल जो कि एक स्टेबल सॉइल होता जी, है जी, उसमें जी, हम और भी गहरा कर सकते जी। हैं, बट उसमें कुछ कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें कभी जानवरों को भी जी। खतरा हो सकता है, जी, जी, जी। या कभी अपना तो खुद उस का ही जी 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 उसको उस प्रकार से आप जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से छोटा किसान भी उसको कर सकता है, तो सर कई बार देखा जाता है कि किसान जो है हमारे वह सही फसल का चुनाव नहीं कर पाते हैं, तो कैसे वह फसल का सही चुनाव करें और कैसे वही सही फसल को बोएं जिससे उनको लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि यह सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं विषय संबंधी प्रश्न आप हमारे पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे कि कैसे जो है किसान सही फसल का चुनाव करे और जिससे उसको लाभ प्राप्त हो सके, इसके बारे में आप। जैसा कि मैंने पहले भी बताया और मैडम ने भी बताया कि अगर आजकल हम एडवाइजरी सर्विसेज के द्वारा, जो कि हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज और भी आईओटी बेस्ड सर्विसेज आ गई, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मौसम कैसा रहने वाला है। कम से कम हमें 15 दिन का प्रेडिक्शन तो मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही पता चल जाता है। तो इस बार एल नीनो का प्रभाव दिखने वाला था। जी जी जी। लेकिन एल नीनो का प्रभाव आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में एक अलग दिख रहा है जी। और हमारे जम्मू कश्मीर क्षेत्र हुए या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हुए, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, जी, इवन महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में भी एक साथ एक ही जी। 36 घंटे के अंदर 600 या 800 मिलीमीटर बारिश हो जी। गई। तो वैसे केस में ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है मुश्किल हो कि जाता है, कैसा जी। हम फसल लें। लेकिन लेकिन अगर आपकी मानसून अगर नॉर्मल है जी। तो आप लोग किसान भाई आप नॉर्मल ढंग से जैसे आप खेती करते हैं जी, जी, उस जी। पे चलें। और अगर कोई आपको एडवाइजरी सर्विसेज दी जा रही है जी। तो आपको अपने कन्वेंशनल फार्मिंग से या कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से थोड़ा सा उस क्रॉप की ओर बढ़ना पड़ेगा। जी। जैसा कि मैडम ने बताया कि जी, अभी जी, जी, ये उड़द लिए, अरहर जी। लिए, उसका एक समुचित अनुपात में डाल जी, के जी, जी, जी। या फिर सोयाबीन की वैसी वेराइटी लें। जी सर, जैसा आपने बताया कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं उसका वैरायटी को वो चुन सकते हैं और उस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। वर्षा जी, आप किसान हैं, आप क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, तो जल संरक्षण की जब भी बात आती है तो कैसे आप अपने आसपास के किसानों को प्रोत्साहित करती हैं, प्रेरित करती हैं, क्या संदेश उन तक पहुंचाती हैं कि वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, जल संरक्षण कर और इसका लाभ प्राप्त करें? किस प्रकार से आप इसमें कार्य कर रही हैं? जी, सबसे पहले तो जो रायसेन जिला है वो धान के लिए फेमस है, मतलब जी। सबसे ज़्यादा धान हमारे यहाँ ही उगाई जाती है। मेजरली लोग बासमती ही लगाते हैं, तो जी। हम लोगों को ये सलाह देते हैं कि आप अगर धान लगाना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसी वैरायटी का चयन करिए जिसमें कम पानी लगता है। जी। अभी हमारी गवर्नमेंट DSR टेक्निक को प्रमोट कर रही है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। अगर किसान उस प्रवृत्ति को भी अपनाए तो मुझे लगता है कि हम किसानी और बेहतर और प्रॉफिटेबल बना सकते जी। हैं। दूसरी बात है कि आप ड्रिप इरिगेशन की सिस्टम की तरफ जाइए, क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई जब तक जड़ों तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। लोग अभी रेला पानी देते हैं, मतलब पाइप चला देते हैं और पानी बहता रहता है। किसानों से मेरा अनुरोध है कि ऐसा ना करें, कुछ ऐसे सिस्टम को अपनाएं जिससे आपका मुनाफा भी बढ़ेगा और आपकी लागत भी कम बहुत होगी। बढ़िया जी। जी जी, बहुत बढ़िया आपने जो बताया कि ड्रिप सिस्टम का जो आप बता रहे हैं, और आप इसमें किसानों को जो आपके आसपास है कहीं ना कहीं उनमें सामना करना पड़ता है। जैसे आप एक महिला होने के नाते किन कठिनाइयों का आपने सामना किया, और भी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि इस क्षेत्र में वह आगे आएँ, कार्य करें और कैसे वह आगे बढ़ सकती हैं? जी, आज भी हम गाँव में जब जाते हैं ना तो हम यही देखते हैं कि पुरुष प्रधान देश है ये। जी। मेजरली जो लेबर्स होते हैं वो पुरुष ही होते हैं, चाहे ट्रैक्टर चलाने की बात हो, चाहे बोनी करने की बात हो, बखरनी करने की बात हो, महिलाएं जनरली नहीं करती हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने ये आई थी कि जब हम किसी लेबर को बोलते थे कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, तो जी। वो मना करते थे कि हम महिलाओं की नहीं सुन सकते, जी। आप अपना काम दूसरे से करवा बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल। बट जी। समय के अनुसार जैसे जैसे हम करते गए, हम वहीं रहे, हमने लोगों को बताया कि आप हमारा सहयोग करिए, लोगों ने सहयोग किया और ऐसे कर करके हम आगे बढ़े हैं। बहुत बढ़िया, वाकई यहाँ सीधा दिखाई देता है कि जहाँ चाह वहाँ राह, कि अगर आप चाहेंगे तो बिल्कुल हर मुश्किल का हल हो ही जाएगा। सर, हम जानना चाहेंगे कि एकीकृत कृषि प्रणाली जिसके बारे में बात की जाती है, यह क्या है और किस प्रकार से जो टिकाऊ कृषि की जो बात की जा रही है जल संरक्षण के द्वारा, उसमें यह सहायक सिद्ध हो सकती है? इस विषय में आप हमें बताएं। देखिए कि कृषि प्रणाली से पहले मैं टिकाऊ कृषि प्रणाली के बारे में बताना चाहूँगा। जी सर। टिकाऊ कृषि प्रणाली को हम लोग इंग्लिश में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं। जी। तो सस्टेनेबल मतलब कि आज के दिन में जो हमारी उपज हो रही है जी। वो आगे भी उसी रेशियो में हो जी। या उसके आसपास रहे। जी। आज ऐसा जैसे मान लीजिए कोई हमें किसी पर हेक्टेयर हमें 44 या 45 क्विंटल पर हेक्टेयर हमें व्हीट प्रोडक्टिविटी मिल रही है,
कल की डेट में अगर वो घट के 36 35 आ जाती जी। है तो उसको फिर हम सस्टेनेबल नहीं कहेंगे। जी तो उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इस वे में हेल्प करता है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मतलब एकीकृत कृषि प्रणाली, वो सिंगल कंपोनेंट नहीं होता है। जी वो जब भी कभी भी होगा तो 2 या 2 से अधिक चीज़ों का वो समन्वय होगा। जी। जैसे आप एग्री हॉर्टी की बात कर लें, एग्री पेस्टोरल की बात कर जी, लें, जी। एग्री सिल्वी की बात कर लें, जी 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 उसके साथ आप बत्तख पालन कर लें, फिशरीज कर लें। तो जो हमारा पानी एक कंपोनेंट है जी उसका हम बहुआयामी प्रयोग कर रहे हैं। जी उससे हम सिर्फ सिंचाई नहीं ले रहे जी। हैं बल्कि हम दूसरे चीज़ों में भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। जी तो कहीं ना कहीं वो किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक है। जी और अगर आप जब पशुपालन करते हैं तो उससे हमें गोबर वगैरह मिलता है, गौमूत्र मिलता है। तो उसको हम जब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते हैं या नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ते हैं तो उसको भी हम खेतों में उपयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, जी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी जी तो आपकी मिट्टी की का जो भुरभुरापन होता है जी, या उसकी जी। संग्रद्धता जो कहलाती है वो जब बढ़ेगी तो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। जी मिट्टी का स्ट्रक्चर जब सही होगा तो मिट्टी का जो टेम्परेचर होता है जी वो भी मॉडरेट होता है। जी तो इस मामले में आपकी जब आपके मिट्टी का हेल्थ सही हो जाएगा जी 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 तो इन्फिल्ट्रेशन भी अच्छा होगा और वो और दूसरे कामों में भी जब इन्फिल्ट्रेशन अच्छा होगा, वो जो बिल्कुल, स्ट्रक्चर अच्छा होगा जी। तो आप पौधों का सही विकास देख पाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि किस सरलता से अगर किसान भाई सही ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे तो उनको बिल्कुल इस मुश्किल का हल प्राप्त हो जाएगा। वर्षा जी, हम जानना चाहेंगे, जहाँ हर किसान की जो इच्छा होती है कि अगर लागत कम हो, उत्पादन अधिक हो, मुनाफा हो जाए, तो इसके लिए उन्हें क्या उपयुक्त कदम उठाने आवश्यक होने चाहिए, या महिला शक्ति आज कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर कृषि कार्य कर रही है, वह कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं? कम शब्दों में संक्षेप में आप इसका उत्तर हमें दें। सबसे पहली बात, आप जो भी खादों का उपयोग कर रहे हैं वो कोशिश करिए कि आप अपने ही खेत पर बनाएं। जी। हमारे गांव में आज भी बहुत सारी मात्रा में गौशालाएं हैं जहां से हम गोबर ले सकते हैं, गोमूत्र ले सकते हैं। आप यूरिया डीएपी डालने से पहले गोबर गोमूत्र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी अपने खेत में डाल सकते हैं, जिससे आपकी उर्वरक क्षमता और बढ़ेगी। और जैसा कि सर ने बताया, हम अपनी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने उत्पादन को बढ़ा ही लेंगे, और अगर जो हम अपने खेत में उत्पादन ले रहे हैं उसको हम सीधे कस्टमर तक देंगे तो हमारा मुनाफा डबल हो जाएगा। मतलब हमारे और कस्टमर के बीच में कोई मिडिलमैन नहीं रहना चाहिए। जी, महिला शक्ति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार महिलाओं को बहुत सारी प्रोत्साहन दे रही है, बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं सरकार की जो महिलाओं के लिए ही जी। है। अगर महिला इस क्षेत्र में आएगी तो मुझे लगता है कि सरकार का जो 2047 का डेवलप्ड नेशन का सपना है वो हम जल्दी पूरा अवश्य कर ही पाएंगे। पूरा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी, इतने अच्छा अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। सर, आपने भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमें तकनीकीपूर्ण रूप से बताई, जिसमें किसानों को जरूर ही लाभ प्राप्त होगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो किसान भाइयों, जैसा हमने यहाँ पर देखा कि जहाँ हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से आने वाले समय में हमें जल संरक्षण करना बहुत अधिक आवश्यक होगा, जहाँ हमने उस पंक्ति से शुरुआत की थी कि जल है तो कल है, उसकी सार्थकता को समझना जानना बहुत आवश्यक है, और उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा और अपने कार्य को करना होगा। अगर आप इस वर्तमान समय की इस उपयोगिता को, इस निश्चितता को नहीं समझेंगे तो भविष्य में कहीं ना कहीं इसका सामना हमें करना पड़ सकता है। तो मुझे यही उम्मीद है कि आज का विषय आप तक पहुँचा होगा, आपको छुआ होगा, और आप इससे ज़रूर ही आगे बढ़कर इस सारी ही चीज़ों को अप्लाई करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आगे और भी मिलते रहेंगे नए विषयों के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।